सेकंड वाले में हमने बताया था कि जो जी होता है वो किसके बराबर होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर के, जहां पे जो एम था वो क्या था, मास ऑफ प्लेनेट, और आर क्या था, रेडियस ऑफ प्लेनेट, और जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमको पता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो एक छोटे ऑब्जेक्ट के लिए भी सेम रहेगी और बड़े ऑब्जेक्ट के लिए भी सेम रहेगी। तुम देख रहे हो इस वाले फॉर्मूले के अंदर ऑब्जेक्ट के मास का कोई भी रोल है या नहीं है, सोच के देखो क्या दिख रहा है, भारी ऑब्जेक्ट हो या हल्का ऑब्जेक्ट हो, जी की वैल्यू कैसे आने वाली है, और एक्सेलरेशन अगर हमको पता है तो एक्सेलरेशन की वजह से जो स्पीड आएगी दोनों की वो कैसी आएगी, सेम आएगी। अब बात ये आती है कि फिर रियल लाइफ में ऐसा क्यों नहीं होता, तो मैंने तुमको बताया कि रियल लाइफ में क्या होती है, अपने अर्थ पे क्या है, एयर, और एयर की वजह से क्या लगता है, एयर फ्रिक्शन लगता है, और बायोएंसी भी लग रही है, क्या लग रही है, जैसे कि बहुत हल्का ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक अगर पेपर हो अपने पास तो दो, बस बस बेटा बस, अरे छोटा सा दे दे कुछ भी, अरे अब जैसे ये पेपर है, अब इधर देखो, अभी आगे एक सवाल भी आने वाला है। अब इस पेपर को अगर अपन ऐसे गिराएंगे तो ये देखो कितने आराम आराम से जा रहा है, इसी पेपर को अगर गुड़मुड़ कर देंगे तो ये कैसे जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो फ्रिक्शन कम हो जाती है, और दूसरी बात क्या है कि इसमें क्या लग रही है, बायोएंसी, इसका वेट क्या है, बहुत कम, वेट बहुत कम है, तो जो बायोएंसी है, एयर एक फ्लूइड है ना, तो उस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, इस वजह से वो धीरे गिर रहा है, समझ में आई। बट अगर एयर नहीं होती तो ग्रेविटी जो इस पे लगती और जो इस पे लगती वो कैसी लगती, मतलब सेम तो अभी भी लग रही है, बट फिर क्या नहीं होता, एयर का फ्रिक्शन नहीं होता, तो ये कैसे गिरते, मेरे को ध्यान नहीं दिलाया तुमने, मैं वीडियो है वो भेज दूंगा तुमको, लेबोरेटरी के अंदर है, उन्होंने लेबोरेटरी के अंदर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट, एक का मास बहुत कम, एक का मास अच्छा खासा, दोनों गिराए थे, और उधर क्या नहीं थी, एयर फ्रिक्शन नहीं थी, या फिर थी भी तो कैसी थी, ना के बराबर, तो वो दोनों जब गिराए थे तो वो सेम टाइम पे जमीन पे गिरे थे, वो वीडियो मैं भेज दूंगा, याद दिला देना। तो बस इसमें यही बताना है बेटा, लव लेटर पकड़ो अपना, समझ में आया, चलो। तो इसका आंसर सिंपल सा यही है कि ऑब्जेक्ट का जो मास है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे अफेक्ट नहीं करता, उसमें कोई रोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, वो सरफेस एरिया का मैंने बोल दिया, वो तुम अभी छोड़ो, ये गिरने वाली, हाँ मतलब अगर मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर एयर फ्रिक्शन नहीं है ना तो सरफेस एरिया कुछ भी होता रहे, वेट कुछ भी होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो सेम गिरेंगे, बस इतना याद रखो। हाँ ये ले लूँ बेटा, इसमें से पढ़ दें, हाँ चलो जल्दी जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पूछना है, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 6 कौन कौन करके नहीं आया, ईमानदारी से बता दो। हमने पढ़ा था कि फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फोर्स की वैल्यू के बारे में बताया था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इसमें क्या पढ़ाया था मैंने तुमको कि अगर ये m1 मास है और ये m2 मास है और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लो r की है या d की है, तो उनके बीच का फोर्स कैसे निकाला जाता है, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अब इस वाले सवाल में क्या पूछ रहा है वो कि अगर उनके मास को डबल कर दिया जाए, मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल, यानी कि इस बार क्या है, m1 की जगह क्या हो जाएगा 2m1, और m2 की जगह तो क्या ही है m2 ही है, और दोनों की डिस्टेंस की वैल्यू तो अभी भी सेम है। ये कौन सा केस है, फर्स्ट केस। अच्छा अगर ऐसा केस था तो ये वाली वैल्यू सही है। अब दूसरे केस में फर्स्ट केस की वैल्यू में f1 से निकाल लेते हैं, तो वो कितनी आ जाएगी g, और इस बार मास कितना है 2, और m2 तो m2 ही है और डिस्टेंस तो r ही है, तो ये आ गया। अब तुमको पता है ये 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू जी m1 m2 अपॉन, तो यहां से ये वाली वैल्यू तुमको पता है कौन सी है, ये वाली, तो ये कितना आ गया 2,
तो यहां से तुमको क्या दिखा कि एक ऑब्जेक्ट का मास डबल करने से उनका जो फोर्स है वो कैसा हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे वाले की बात कर रहा है कि अगर उनके बीच की डिस्टेंस को 2 गुना कर दिया गया है, तो इस बार सेकंड केस में क्या पढ़ना है हमको कि m1 तो m1 ही है, m2 तो m2 ही है, और उनकी डिस्टेंस कितनी हो चुकी है, 2r हो चुकी है। अब हमने पहले ही पढ़ा है कि डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब डिस्टेंस 2 गुनी हुई है तो फोर्स कितना होना चाहिए, 2 का स्क्वायर वाला टाइम, तो कितना हो जाएगा 4। अब वो 4 इनवर्स है इसलिए वो किस में आएगा, 1/4 में। तो यहां से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि फोर्स कितना हो जाएगा, तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F/, और तुम चाहो तो निकाल के भी देख लोगे, इस तरीके से निकाल के देख लो तो साफ साफ यही आ जाएगा। समझ में आ रही है, ऑल इन वन में दे रखा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ट्रिपल की अगर बात कर रहा है तो ट्रिपल की बात में क्या हो जाएगा, F/9। बड़ी सिंपल सी बात है, हर बार इस तरीके से कैलकुलेट थोड़ी ना करेंगे, अगर ये पता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। और F4 की बात, F4 मतलब थर्ड वाले केस की बात, थर्ड वाले केस की बात, मासेस ऑफ बोथ आर डबल्ड। तो तुम देखो कि m1 की जगह क्या आएगा, 2m1, और m2 की जगह क्या आएगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा, अगर F4 की बात करेंगे तो वो आ जाएगा 4 इंटू। अब इसमें कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया पूछ लो, करके दिखा दूंगा। इनवर्स वाला मैंने तुमको, डायरेक्ट वाला इनवर्स वाला उस दिन इसलिए डिटेल में पढ़ाया था, याद है तुमको, मैंने बताया था वॉल्यूम r³ अगर होती है तो क्या होता है, इस तरीके से कुछ बातें बताई थी पिछले लेक्चर में से, जाके देख लेना। अभी यहाँ पे कोई डाउट है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 7 तो कर चुके हैं, सीधे सीधे आंसर उसका लिखा हुआ है उधर, पर तुमने याद नहीं किया होगा अभी तक, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 वो भी हम कर चुके हैं। फॉर्मूला लिख सकते हैं डायरेक्ट, और थोड़ा सा लिख भी सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के उसमें अट्रैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर नीचे आ रहा है तो उसमें जो एक्सेलरेशन आएगा उसको फ्री फॉल बोलेंगे। ऑल इन वन में लिखा हुआ है, फिर भी पूछना हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा। पर यह है कि पढ़ाई लिखाई करोगे तो पढ़ाने में मजा आता है, ऐसे मुंह उठा के आ जाओगे तो पढ़ाने में क्या मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में मैंने तुमको बताया था, 10 के बारे में तुमको बताया था कि अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, थोड़ा सा ओवल टाइप है। तो उसकी वजह से जो इक्वेटर है उधर डिस्टेंस कितनी है सेंटर से, ज़्यादा। तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो फोर्स कैसा हो जाता है, कम। तो इसीलिए यहाँ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू आएगी वो कम आएगी, और यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे ग्रेविटी कैसी आएगी, ज़्यादा। अब मान लो उसने 1 किलो सोना खरीदा, वैसे 1 किलो तो बहुत महंगा होता है पर मानने के लिए मान लेते, तो 1 किलो है, और यहाँ पे 1 किलो की वैल्यू कितनी आएगी, m इंटू जी के बराबर, और यहाँ पे कितनी आएगी, m इंटू, बट यहाँ का जो g है और यहाँ का जो g है उसमें अंतर है। तो यहाँ पे 1 किलो अगर उसने खरीदा है तो यहाँ पे वो कैसा हो जाएगा, कम या ज़्यादा, कम। और कम हो जाएगा तो सोने के केस में तुमको पता है कि सोना बहुत महंगा है, तो 1 आध ग्राम भी ऊपर नीचे होता है तो पैसे की दिक्कत आएगी, तो तुम समझ रहे हो कि क्यों आएगी। और इसी का अगर वो उल्टा करेगा, यहाँ से खरीद के यहाँ पे ले जाएगा तो उसको पैसे एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो ये तुम समझो ये क्या हो रहा है। 11 वाले की अभी बात कर ली, 12 बता ही चुका हूं मैं पहले ही। अगर 10 किलो का ऑब्जेक्ट है, 10 किलो का ऑब्जेक्ट है तो अर्थ पे कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन, और वहां पे कितना आ जाएगा, 100 का 1/6 यानी कि 16.66। 13 किसको पूछना, 13 14 15 A stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 meter per second. Find the maximum height reached by the stone. What is the net displacement and the total distance covered by the stone? अरे भैया, एक स्टोन को 10 कितने की स्पीड से फेंका है,
40 की स्पीड से फेंका है, ठीक है। अब ये स्टोन है, इसको 40 की स्पीड से फेंका गया और ये कुछ हाइट तक जाएगा। वो हाइट हमने कितनी मान ली, h, और जब ये हाइट पे पहुंच जाएगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर। अब वस्तु में से हमको एक और चीज पता है कि ग्रेविटी कितनी लगेगी, माइनस का, क्योंकि ये ऊपर जाना चाह रहा है, ग्रेविटी इसको नीचे लाना चाह रही है, तो जी कितने का लगेगा, माइनस का। v पता है हमको, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, और u पता है हमको दे ही रखा है 40 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया कि नहीं। अब वस्तु की 3 चीजें पता है, बाकी की 2 निकल जाती है। वो भी निकाल के दिखाओ, नहीं बोल दे कोई दिक्कत नहीं, तो निकल आएगा, ठीक है। अब इसके अलावा मैं तो बोलूंगा कि इस सवाल का फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि आगे भी काम आता है। g की वैल्यू तो g रहेगी, v की वैल्यू तो v रहेगी, u की वैल्यू तो u ही रहेगी। समझ में आ रहा है। अब हम h की वैल्यू निकालते हैं g, v और u के टर्म में। तो तुमको पता है कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, टाइम तो है नहीं, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, पर प्लस की जगह क्या लगने वाला है, क्योंकि g किसका है, माइनस का g है। अब यहाँ से तुमको पता है कि ये कितना हो जाएगा, 0, तो ये हमेशा कैसा रहेगा, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम अगर हाइट निकालना चाहोगे तो वेलोसिटी फाइनल कितनी होगी हमेशा, तो ये कितना हो जाएगा, 0 बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहाँ से u स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2gh। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई, u स्क्वायर अपॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, 9th क्लास में तो नहीं, पर आगे चल के इस तरीके के फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, तो अभी से कर लो, क्या दिक्कत है। अगर आज के बाद ओटी में मान लो सवाल आता है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 40 की जगह मान लो दे दी अपन को 80, तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं ना, 80 यहाँ पे पटक देंगे, जी पता ही है, सीधे आंसर आएगा। और ओटी में इस तरीके की चीजें समझ रहे हो, ओटी में तो हमको 2 सेकंड में आंसर निकालना है, 9th में नहीं, आगे चल के। तो उसकी प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दो। समझ में आई, हो गया। 15 के बाद 16, 17 वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। वेरी मतलब वेरी पूछा नहीं, करवाया था। हाँ करवाया। हाँ तो इसमें ग्रेविटी का कोई रोल ही नहीं है, मोशन का ही सवाल है ये, पर ठीक है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अभी भी बता रहा हूं, एक पत्थर है, उसको यहां से क्या किया गया है, सिंपली ड्रॉप किया गया है, और एक पत्थर है, उसको यहां से क्या गया है, ऊपर की तरफ 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर। अब हमको फाइंड करना है कि वो दोनों कहां पे मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। समझ में आई। तो जरा इसके लिए बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि वो यहाँ पे मिल गए, यहाँ पे टकरा गए। समझ में आई कि नहीं आई। और हमने मान लिया कि इसने यहाँ तक कितना, अच्छा इस टावर की हाइट कितनी दे रखी है, 100 मीटर दे रखी है। हम मान लेते हैं कि इन वाले भाई साहब ने उस समय तक x मीटर कवर कर लिया होगा, तो ये वाले भाई साहब कितना कर पाएंगे, 100 माइनस। समझ में आ गई कि नहीं। और दोनों के लिए ग्रेविटी अलग अलग लगेगी। इसके लिए g की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसके लिए g की वैल्यू कितनी आ गई। क्या ये बात समझ में आती है। ठीक है जी। और क्या है, अच्छा और क्या है कि दोनों के लिए समय कैसा रहेगा, दोनों के लिए समय कैसा रहेगा, दोनों के लिए समय कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। क्या ये बात समझ में आती है, क्योंकि जब ये फेंका गया तभी इसको ड्रॉप कर दिया। अच्छा और क्या पता है हमको, और ये पता है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर। और कुछ पता है क्या, तुम देख लो, जो पता लगता जा रहा है वो लिखते जा रहे हैं। अभी तक मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया है। तुम ये बताओ और कुछ पता है क्या, नहीं पता। तो चलो इनकी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो अगर तुमको ये क्या है s, ये क्या है a, और ये क्या है t, और ये क्या है u, तो कौन सा इक्वेशन लगाना चाहिए, सेकंड लगा देते हैं। तो सेकंड के लिए, अच्छा इसको अपन 1 नाम दे देते हैं और इसको सेकंड। तो फर्स्ट स्टोन के लिए क्या बात हो जाएगी, x बराबर u कितना है 0, तो हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5t स्क्वायर।
इस वाले पॉइंट में कोई दिक्कत? पक्का? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड स्टोन की बात करते हैं। सेकंड स्टोन के लिए कितना हो जाएगा बेटा? 100 माइनस एक्स बराबर यू कितना है 25 इंटू टी, और अब जी कितने का? माइनस का तो पहले ही लगा दूं, इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 25 टी माइनस 5t स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 100 माइनस। अब तुमको दिख रहा है क्या? दिख रहा है कि ये भी x है और ये भी x है, तो इस वाले x की वैल्यू यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो 100 ये वाला x यहाँ पे डाल दिया, माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 25t माइनस का, और ये दोनों भाई साहब एक दूसरे से, तो यहाँ से 100 बराबर कितना आ गया? 25 इंटू, और यहाँ से t बराबर कितना आ गया? 100 बाय, तो यहाँ से t बराबर कितना आ गया? 4। कोई दिक्कत? अब 4 सेकेंड अगर आ गया तो यहाँ पे पटक देंगे, तो x कितना आ जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 4, जो कि कितना होता है? 4 इंटू 4 16, 16 पंजे 80, तो 80 मीटर क्या आ गया? अब x हमारा 80 है, यानी कि ये वाले भाई साहब 80 चल पाए होंगे और ये वाले भाई साहब 20 मीटर चल पाए होंगे। किसको समझ में आ गया, किसको नहीं आ गया? देख लो, बता दो। सिंपल है, जो गिवन है अगर वो लिख लोगे तो सवाल में कुछ बचता नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। 18, 19, 20, 21, 22 बोल रहा था वॉल्यूम ऑफ अ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। वो अब इसने बोला, ये मिटा दूं? 2 मिनट देख लो, ये आखिरी सवाल है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम कितनी है? कितनी है वॉल्यूम? 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम कितनी आ गई? 500 सेंटीमीटर का क्यूब। और मास कितना? अरे रुको रुको, क्या हो गया? तो ये मास दिया है, और वॉल्यूम कितनी दे रखी है? 350 सेंटीमीटर। अब तुमको पता है अगर मास मालूम है और वॉल्यूम मालूम है तो डेंसिटी निकल आएगी, जो कि कितनी हो गई? 500 अपॉन 350 सेंटीमीटर पर। ये कट गया इससे, ये कट गया किससे? 5 से 10 बार, और ये कितना आ गया? 7 बार। तो ये कितनी आ गई? 10/7 ग्राम पर सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, 10/7 जो है वो 1 से तो कैसा है? 10/7 1 से कैसा है? ज्यादा है। 1 से क्या है? और वाटर की डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। अब तुम बताओ, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो डूबेगा, तो ये डूबना चाहिए कि नहीं? आंसर। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।